तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं आपसे सबसे पहले बेसिक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि करंट होता क्या है, कुछ भी आइडिया थोड़ा बहुत। हुँ? क्या होता है करंट? लिखो, करंट सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेस with respect to time. It is flow of charges with respect to time. यानी कि बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टाइम। और कैपिटल क्यू को अपन एन इंटू स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, तो मालूम है फंडामेंटल ऑफ चार्जेस। अच्छा, इसी बात को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। रीज़न, रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि जितना एक बड़े अमाउंट के चार्ज के लिए रेशो है उतना ही एक छोटे अमाउंट के लिए होगा। चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डन। अच्छा, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है? पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो लिखो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? वेरी गुड। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और वैसे बहुत डिटेल में बताना चाहो तो ये बता सकते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे फॉलो नहीं करता, देखो। जैसे मान लो बच्चों ये दो वायर हैं, इससे आ रहा है 2 एम्पियर, इससे आ रहा है 3 एम्पियर। तो यहाँ से आउटपुट कितना जा रहा होगा? 5 एम्पियर। अब आप इस वायर को किसी भी एंगल पे रखो, क्या इस 5 एम्पियर पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा है, मतलब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। आप किसी भी एंगल पे रख लो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं डिटेल में बात करूँ कि आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए कि करंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और नन ऑफ दीज, तो एक्चुअली में करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होती है करंट, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में टेंसर है नहीं, इसलिए नहीं आना चाहिए, बट इन केस आ गया तो याद रखना। एक्चुअली में करंट क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। बट आपके पास अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आराम से स्केलर लगाओ आप। जिसमें एक डायरेक्शन सफिशिएंट ना हो एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा। आपको गिवन है बच्चों, लेट अस सपोज I इज इक्वल टू 9t² प्लस 6t प्लस 3। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोज इन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। पहला क्वेश्चन।
क्या बच्चों? देखो आई पहले से पता है मुझे क्यों चाहिए इस बार, तो मतलब कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, आई इज इक्वल टू हमने पढ़ा है डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब वैल्यूज़ रख दो। देखो टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोली है, 1 से 3 तक, और आई अपन को पहले से गिवन है, तो 9t² प्लस 60 प्लस 3 dt 1 से 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ठीक है, सॉल्व कर दो इसे। आया समझ? आगे चलो। अच्छा, करंट की यूनिट क्या रखते हैं अपन? करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर, है ना? कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर की डेफिनेशन बना सकते हो? बोलने की कोशिश किया करो, एटलीस्ट कुछ भी। है ना? अगर ये डेफिनेशन याद रखना कभी ज़िंदगी में हमने बताई तो गलत मानी जाएगी। दिस इज़ नॉट करेक्ट डेफिनेशन। 10th क्लास तक ठीक थी, 11th क्लास में आप लोगों ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी जब यूनिट पढ़ा था। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये नहीं होती, लिख लो यहाँ पर साफ साफ। ठीक है, 1 एम्पियर इज़ नॉट डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड, ये सब जो भी बोलना चाहते हो नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 1 एम्पियर ये नहीं होती। होती क्या है, तो ये बात मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में अपना टॉपिक है डिफाइन 1 एम्पियर, वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों? क्यों, इसका आंसर अगर जानना चाहते हो ना, तो रियलिटी बताऊं, दिस इज़ ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने मिस्टेक कर दी थी और उसने पहले डायरेक्शन गलत बता दी। ठीक है, उसने डायरेक्शन गलत बता दी कि भाई करंट के फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये 100 साल बाद जाके पता चला हमें। रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन फिर लोगों ने सोचा यार 100 साल पुरानी किताबों को चेंज किया जाए, दैट इज़ रॉन्ग। इतनी बुक्स को कैसे चेंज करेंगे? तो मान लो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मान लो। तो करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने पॉजिटिव से नेगेटिव ही मान के चलना शुरू कर दिया। करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में मत बोलो, एक्चुअल में अब पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है। हाँ, अब आपको ये याद रखना है, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन जरूर नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं 3 चीज़ें बता दूं आपको। देखो, जो टोटल चार्ज है ना बेटा, इसके 3 कंडीशंस हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन है बेटा कि ये वेलोसिटी इक्वल टू 0 पर हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है बेटा इसकी कोई भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो, या फिर तीसरी कंडीशन है कि इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, मतलब वेरिएबल
वेलोसिटी हो। ये 3 कंडीशन समझ आई। इन 3 कंडीशंस पे ही आपका एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है 12th क्लास की। कैसे? ये वाला सेक्शन जो हो गया ना बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा। यहाँ पर क्या था, चार्जेस रेस्ट में माने गए थे अपन ने, रेस्ट में माने थे। यहाँ पर चार्जेस को क्या किया था अपन ने, ये कौन सा चैप्टर हो गया, हेलो, हाँ। तो ये वाला सेक्शन जो है ना बेटा, वेलोसिटी जब चार्ज की कांस्टेंट वेलोसिटीज चलती है, इस वाले सेक्शन को आपने नाम दिया करंट। ये करंट वाला सेक्शन हो गया, ठीक। और जब इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है बेटा, तो इसको मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन बोला है अपन ने, ठीक है, मैग्नेटिज्म वाला सेक्शन। ये 3 सेक्शंस हैं। तो आपको एक चीज़ दिमाग में पहले से ही बैठा के रखना कि करंट वाले चैप्टर में वेलोसिटी चार्जेस की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट को अगर नोट करना हो तो कर लो, वरना आगे चलता है। टॉपिक डालो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इसको डिनोट करते हैं वी और उसके नीचे सफिक्स डी से, वीडी। इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों, ये एक वायर है जिसको मैंने बीच में से जूम करके बनाया, ठीक है। ये सेम वायर ही है, लेकिन बीच में से मैं इसको जूम करके देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर कहाँ होगी? कंडक्टर है, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? देखो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, सेम ये भी नेगेटिव टर्मिनल। आप सोचो दो चार्जेस रखें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के बीच में फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है, फील्ड लाइंस याद है। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हटा दो, बाद में बात करेंगे फील्ड के बारे में, तुम लोगों का मामला ख़राब है पुराना, ठीक है। चलो और देखते हैं इसके आगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं दे दूंगा ना छापने का टाइम। अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अच्छा एक मिनट के लिए सोचो, मैंने की तो लगाया नहीं है, तो यानी अभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो क्या इसके अंदर जो भी चार्ज है वो सारे रेस्ट में है? जितने भी चार्जेस है वो रेस्ट में है? मानते हो इस बात को? नहीं है, थर्मल एनर्जी होगी उनकी, वाइब्रेट कर रहे होंगे चार्जेस, हाँ या ना? तो ऐसा नहीं है इसके अंदर सारे चार्जेस अभी रेस्ट में, कोई भी चार्ज रेस्ट में नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, जब ये रेस्ट में था कुछ चार्ज इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जा रहे होंगे, और इन सब का वेक्टर सम होता है ज़ीरो, समीशन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। ये पढ़ा था क्लास 11th काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, याद है?
इन सारे चार्जेस का, क्योंकि देखो कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, ऐसे करके सबका वेक्टर सम क्या हो जाता है, 0। विश्वास नहीं है इस बात पे? देखो ये बॉटल रखी हुई, मॉलिक्यूल्स अभी वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्या ये बॉटल इधर उधर गिर रही है? यानी वेक्टर सम क्या है इसका, 0। सिंपल इस बात से समझो आप, वेक्टर सम क्या है इसका, 0। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम 0 होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें की लगा दूंगा, अब इलेक्ट्रॉन्स सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, हाँ कि ना? बोलो हाँ या ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। यस और नो? लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम हो जाती है इसमें भी। क्या दुनिया में कोई भी वायर आप बिना मेटल के बना सकते हो, बिना एलिमेंट के? बहुत प्रिसाइजली बात करूँ तो क्या बिना एटम के बना सकते हो? बिना एटम के तो नहीं बना सकते ना। तो मान लो कि ये मैंने एक वायर बनाया जिसमें धमाधम ये एटम भरे पड़े हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा ना, ये इसको इधर भगा देगा, फिर ये इसको इधर भगाएगा, ऐसा भगाया, ऐसा भगाया, ऐसा ऐसा, रैंडमली सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली चलते हैं। इस टाइप के मोशन को अपन कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, इस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कैसे? इलेक्ट्रॉन एक बार इधर भिड़ा, इधर भिड़ा, इधर भिड़ा, ऐसे भिड़ते भिड़ते निकलता है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्राउनियन मोशन। और ज़रूरी है क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी पाथ को फॉलो करें? अलग अलग हो सकता है सबके लिए। हो सकता है कोई इससे टल्ला खाया, कोई हो सकता है इसके बगल वाले से टल्ला खाया, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबके लिए टाइम भी अलग अलग होगा, सब इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पहुँचने के टाइम को मैंने नाम दिया टाउ 1। इस टाइम को बोलते क्या है बेटा अपन, रिलैक्सेशन टाइम। दिस टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। बोलो ये बात भी क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पास होता है। अब इसका रिलैक्सेशन टाइम मैं चाहता हूँ बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना। जैसे ही मैंने की लगाया, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियली इसकी वेलोसिटी, मैं पहले चार्ज की बात करता हूँ, फर्स्ट चार्ज v1, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 रही होगी, और एक एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया बेटा? यहाँ पर फील्ड की वजह से आया। फील्ड लग रहा है, जैसे अपने चालू किया फील्ड लग रहा है, फील्ड की वजह से एक एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन तो सबके लिए सेम रहने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और क्या बोलेंगे, टाउ 1। इन सबको लेता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रॉन का, पहले चार्ज का, दूसरे चार्ज का क्या होगा, u2 प्लस a टाउ 2। ठीक है, ऐसे अगर मैं nth की बात करूँ तो vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस a टाउ 3, सॉरी टाउ n। ठीक है, देखो इन सारी फाइनल वेलोसिटी का जो अपन एवरेज लेते हैं, उसी एवरेज को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इनका एवरेज ले लो सबका सम करके। देखो सबका सम क्या आएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। यही होता है एवरेज, नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय, सॉरी सम ऑफ डेटा डिवाइडेड नंबर ऑफ डेटा। ऐसे इधर का भी एवरेज लो, क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस, देखो सब में a तो कॉमन है, a मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इस पूरे का नाम तो क्या रख दिया हम लोगों ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज vd। अच्छा, अब मैं स्केलर में ले रहा हूँ, वेक्टर की ज़रूरत है नहीं अब मुझे वेक्टर की ज़रूरत यहाँ तक थी। रीज़न क्या था बेटा, क्योंकि इसका वेक्टर सम ही 0 होता है। मैंने बोला था ना सबके डायरेक्शन मिला के 0 होता है, तो वेक्टर सम 0 होता है। स्केलर लेंगे तो अपन 0 नहीं बोल सकते। ठीक है, वेक्टर सम 0, तो इसकी कहानी क्या हो गई, 0। वहाँ पर बचा a, और बेटा टाउ सबके रिलैक्सेशन टाइम का एक एवरेज टाइम लिया, इसको मैंने क्या बोला, a टाउ। बोलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत, आसान है। इस पार्ट को हटा दूँ, ये वाले पार्ट को।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो यही तो बोला मैंने, तो वही रीज़न ही है इसका। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, सबको याद है F इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है, सबको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। और यहाँ पर मैं एक और बात बोल सकता हूँ, चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है, दैट इज क्यू इंटू ई, याद है? तो F इज इक्वल टू क्यू ई लिख सकता हूँ, तो क्यू ई अपॉन एम। बेटा क्यू की जगह मैं सिर्फ ई सिंबल काम में ले रहा हूँ, स्मॉल ई, ठीक है? तो ई अपॉन एम, एम फॉर मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ पर रख सकते हैं। देखो वी डी इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, दैट इज ई टाउ अपॉन एम। और एक और ख़ास बात, E इज ऑल्सो इक्वल टू वी अपॉन एल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है, तो क्या यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई वी टाउ अपॉन एम एल। दोनों में से कोई भी एक रिलेशन जो भी अच्छा लगे वो याद रखना, ठीक है? मिल गई बॉटल? कहाँ मिली? थैंक यू। मैं कल अशोक जी से पूछ लिया बॉटल ठीक है, यहाँ पर बोले नहीं, हाँ तो नहीं रखी थी, कोई होती है तो मेरे को पता होता। पढ़ना यहीं बैठ के पढ़ लो।
गया ये? अरे तो बोलना चाहिए ना, मैं पेपर देख रहा था तुम लोगों का। हाँ मैंने बनाया ना, मस्त मस्त, बढ़िया बढ़िया, शानदार। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, करंट एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, मान लो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल n क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर करंट ऑब्जर्व करना चाहता हूँ तो क्या रूल पढ़ रखा है आप लोगों ने कि मान लो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर कुछ चार्जेस थे, ठीक, कुछ टाइम बाद ये सारे चार्जेस यहाँ से मूव होके इधर आगे आ चुके होंगे, हाँ या ना? फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो बोलते हो आप लोग। मतलब मैंने माना dt टाइम में ये चार्जेस यहाँ से मूव होकर के यहाँ तक पहुँच गए, ठीक, और ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा? देखो सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो चल रहे हैं, तो क्या मैं इस डिस्टेंस को vd इंटू डी टी टाइम बोल दूँ, हाँ या ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम बोल सकते हैं डिस्टेंस। और ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक चार्जेस जब पहुँचे तो एक्चुअली में इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना चार्ज ट्रांसमिट हुआ होगा? ये तो फर्स्ट लेयर यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, ठीक, लेकिन इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा? इन दोनों के बीच का वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जितना चार्ज है, बोलो हाँ कि ना? तो मैं अगर टोटल चार्ज बताना चाहूँ बेटा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मैं एक मिनट के लिए पूरा लिख दूँ, नंबर ऑफ चार्ज इनटू फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको मैं स्मॉल ई से डिनोट करता हूँ, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19। अब नंबर ऑफ चार्ज कितने रहे होंगे इसके बीच में बेटा? तो देखो स्मॉल n और इसका वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा काम। वॉल्यूम क्या होगा इसका? एरिया इंटू लेंथ, हाँ या ना? एरिया है इसका a और लेंथ कितनी है बेटा? वी डी इंटू डी टी और इंटू ई, यही है टोटल चार्ज, यस और नो? और अगर मैं इस डी टी को इधर डिवाइड में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी, और याद करो यही क्या था? करंट आई इज इक्वल टू क्या बचा भाई? मुझे ये फॉर्मूला ऐसे याद रहता है, कौन आई? वीना। ऐसे याद रख लो, याद रखने का काम है अपना। क्या नावेद होगा, पता नहीं, मुझे तो वीना याद है तो वीना कर लेते। याद रहता ना, कौन आई वीना, बस हो गया काम।
टॉपिक डालो फटाफट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आता है? क्या होता है ओम्स लॉ? हाँ बस यही सब करके आना, फिर पिटते हो। हाँ हर्षित, क्या होता है ओम्स लॉ? क्या टोटल करंट? ठीक है, कुछ हद तक अच्छा था। अब मैं लिखवा रहा हूँ, एक बार वो लिखो स्टेटमेंट, फिर अपन बात करेंगे बाद में। इन एनी कंडक्टिंग वायर, सबसे पहले वायर कंडक्टिंग होना भी तो ज़रूरी है, प्लास्टिक के वायर में थोड़ी कर सकते हो। इन एनी कंडक्टिंग वायर व्हेन फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट देन potential difference across the terminals is directly proportional to current। ठीक है, ठीक है। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो बेटा ये इन्होंने एक सर्किट बनाया जिसमें यहाँ पर रियोस्टेट, स्विच, सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, ये सब अटैच किया। ठीक है, अब इन्होंने बेटा जैसे ही देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, सेल अलग अलग बार बार लगा रहे थे, मतलब कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे थे। ठीक, तो जैसे ही सेल अलग अलग लगाते गए बेटा, इन्होंने देखा कि करंट ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि सेल मतलब वी, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये बात समझ आई। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ा, क्या लगाया? आर, तो V इज इक्वल टू आर आई। दिस इज नॉट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज द स्टेटमेंट, ये तो उसको सॉल्यूशन है। ठीक है, इन्होंने फिर ये R की वैल्यू निकाली कैसे? तो R निकलता है प्रैक्टिकली कैसे? देखो इन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया V और I के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला, किसी भी एंगल पे मिल सकता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एंगल पे मिलेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला, ये एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं, तो इन्होंने सीधे सीधे बोला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टेन थीटा। याद है स्लोप, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा आपका रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकली ऐसे निकाला जाता है इसे। ठीक है, बना लो।
हो गया। अब यहाँ से देखो एक दो छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहली चीज़ कि लिखो, पॉइंट में लिख लो, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन potential difference and the current. Resistance does not depends on potential difference and the current. ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस खुद होता क्या है, तो लिखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डालो, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ को अपन थोड़ा सा वो करते हैं, इससे अपन कुछ सॉल्व करके निकालते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, I इज इक्वल टू क्या था, V ना, यही था। और बेटा वी डी की वैल्यू भी अपन ने कुछ सॉल्व करके निकाली थी, क्या बोलो फटाफट। क्या यही निकाली है, ई वी टाउ अपन एम एल, देख लो कुछ और तो नहीं है। यही है। अब यहां से देखो अपन ने आई इज इक्वल टू, बेटा वी को मैंने अलग कर लिया और देखो जो जो चीज़ें बच रही है छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ई स्क्वायर एन टाउ अपॉन एम ए एल, यही बचा। और यहाँ से ज़रा देखो आप, v अपॉन आई क्या होता है बच्चों, r था v अपॉन आई, तो यहाँ से भी v अपॉन आई निकाल सकते हैं अपन, निकाल के देखिए क्या आता है। तो देखो v अपॉन आई करने के लिए बाकी सब टर्म को उधर, तो m l अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ a इज इक्वल टू v अपॉन आई दैट इज r। मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, m ई स्क्वायर एन टाउ l बाय a। मतलब रेजिस्टेंस इन टर्म्स पे डिपेंड करता है, v और i पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन टर्म्स पे डिपेंड करता है, एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ a, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिख लो, ये अभी टॉपिक बताऊंगा आगे, लेकिन अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, लिख लो यहाँ पर R इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा रॉ L बाई ए, पढ़ रखा है, तो ज़रा शक्ल मिला के देखो, रॉ इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ई स्क्वायर एन टाउ। इसको यहीं पे नोट कर लेना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जाती हरी लेखा चोखा रखती है। डन। चलो ज़्यादा स्पीडली तो नहीं हो रहा, ज़्यादा तेज हो गया, नॉर्मल है ना। अच्छा एक टॉपिक डालो छोटा सा, ये फालतू ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, रेजिस्टेंस
ये क्लास 10th का टॉपिक है वैसे। होता क्या रेजिस्टेंस? क्या होता है बेटा हर्षित रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल्स, देखो बेटर है बोलो ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज, करंट नहीं चार्ज। चार्ज कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बोलने को कुछ भी बोल सकते हो, चार्ज तो सब है। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ तो जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन लिक्विड स्टेट या मॉल्टन स्टेट में बात करें तो आयंस भी फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो सकता है। आयन में भी कैटायन और मे भी एनायन पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पर, ऑब्स्टेकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। लिखो डेफिनेशन। करंट देखो बोलने के लिए बहुत लोग बोल देंगे करंट, लेकिन मैं आपको सही चीज़ ही बताऊंगा, दैट इज चार्ज। ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ चार्ज गलत नहीं है, करंट बोल दोगे कोई गलत नहीं माना जाएगा, मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन बेटर है चार्ज रखो। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपन ने बना तो लिया, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है रेजिस्टेंस की? क्या रेजिस्टेंस से टकराने के बाद चार्जेस का होता क्या है? जैसे मान लो ये एक वायर है, रेजिस्टेंस रियलिटी में क्या है देखो समझो। दुनिया में अगेन मैं वही बात बोलूँगा, दुनिया में कोई भी वायर, कोई भी फ्लो का रास्ता आप बिना एटम के नहीं बना सकते। तो ये लगा दिया मैंने रैंडमली एटम्स, रैंडमली एटम्स लगा दिया। अब बेटा जैसे ही इसमें से चार्जेस ट्रेवल करेंगे, चार्जेस ट्रेवल करेंगे तो वो बेटा क्या होगा, रियलिटी में सोचो कि एक मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके आउटर मोस्ट पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, इसको जाना ऐसे था लेकिन इसने अपने रिपल्शन की वजह से इसको इधर ट्रैवल करवा दिया, फिर इसने अपने रिपल्शन से इधर ट्रैवल करवा दिया, इसने और इधर ट्रैवल करवा दिया, फिर कहीं से रिपेल होकर ऐसा आया, फिर ऐसा हो गया, लेकिन इसको जाना तो फाइनली इधर है, फिर रिपेल हुआ, फिर रिपेल हुआ, ऐसा ही पाथ हो रहा है इसका एक्चुअली में। देखो तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये बढ़ना तो इधर की तरफ चाहता था, लेकिन ये बार बार इसको रिपेल कर करके क्या कर देते हैं, और बढ़ना भी कैसे चाहता था, एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन के साथ बढ़ना चाहता था, मतलब चाहता था इसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती रहे। बट रियलिटी में क्या हो रहा था, ये रिपेल कर करके इसको क्या कर दिया, एक फिक्स वेलोसिटी पे फिक्स कर दिया कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, इसकी वजह से क्या कोई चार्ज का लॉस हुआ है? नहीं, कोई चार्ज का लॉस नहीं हुआ। अपने को क्या हुआ है, एक्चुअली में थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। और इसी में अगर मैं बहुत ज़्यादा रैंडमनेस कर दूँ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर या रजिस्टर, याद है? और अपन कहीं पे काम लेते हैं उसका, अगर गलती से हम लोग सर्दियों में नहाते हैं तो रॉड काम में लेते हैं। वो रॉड क्या करता है बेटा, इसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, चार्जेस का बार बार कॉलिजन हो रहा है, बार बार कॉलिजन से क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है, तो वह यहीं से काम करता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, एक और बात, ये बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस वायर, ओमिक रेजिस्टेंस जिसे मैं कह रहा हूँ, और मैं इसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न, रीज़न क्या हो सकता है इसका? देखो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी सारे एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी जिसे बोलते हैं। और अगर ये वाइब्रेट करने लग जाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि कम? ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस। सिंपली मतलब अगर मैं कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाता, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है? बढ़ कितना जाता है?
ये भी पढ़ा था 11th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन, याद है? L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये 11th में पढ़ा था फॉर्मूला आप लोगों ने लेंथ का, थर्मल एक्सपेंशन में था ये चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस के लिए, इसका तो डेरिवेशन था 11th में, 12th में रेजिस्टेंस का डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ क्या है फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखना, टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर R फॉर रेजिस्टेंस, आर नॉट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो रेजिस्टेंस, 1 कांस्टेंट वही हो गया, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, नोट कर लो।